Hello friends. So today we will talk about what is a variable in Java. A variable is a reference to the memory location which holds the value during the execution of the program. तो इसका मतलब है कि किसी भी प्रोग्राम का जब कंप्यूटर में एग्जीक्यूशन होता है तो उसका एक्चुअल एग्जीक्यूशन कंप्यूटर की मेन मेमोरी में होता है और प्रोग्राम को जितने भी अलग अलग इनपुट दिए जाते हैं उन इनपुट को कहीं तो स्टोर करके रखना पड़ेगा ना, कहीं तो होल्ड करना पड़ेगा। तो उन इनपुट्स को एक्चुअली कंप्यूटर की मेन मेमोरी में ही स्टोर किया जाता है और उन मेमोरी लोकेशंस को रेफर करते हैं हमारे वेरिएबल्स। तो जावा में कोई भी वेरिएबल किसी मेमोरी लोकेशन को रेफर करता है जहां पर उस वेरिएबल के द्वारा या उस वेरिएबल की तरफ से रेफर किया गया डेटा वैल्यू स्टोर होती है। In other words, a variable acts like a container to hold the different data values in program execution। यही बात अभी हमने डिस्कस की कि एक वेरिएबल एक कंटेनर की तरह से एक्ट करता है जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय में जो डिफरेंट डेटा वैल्यूज होती हैं इनको होल्ड करके रखता है और वो डेटा वैल्यूज एक्चुअली कहाँ स्टोर होती हैं, वो कंप्यूटर की मेन मेमोरी में स्टोर होती हैं जहां पर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चल रहा है। और ये जो वेरिएबल्स हैं वो उसको रेफर करते हैं केवल। Variables are assigned with a name and a specific data type. Hence, a variable can hold a specific type of data only. तो किसी भी वेरिएबल के दो पार्ट्स होते हैं, एक कि उसका नाम क्या है और वो किस तरह के डेटा टाइप को रेफर कर सकता है, यानी कि वो किस तरह के डेटा टाइप को स्टोर करने वाले मेमोरी एड्रेस को रेफर कर सकता है। तो इस तरह से जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमें उसका नाम बताना होता है और साथ ही साथ हमें बताना होता है कि किस तरह का डेटा टाइप उस वेरिएबल का है। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के पहले ही पता होना चाहिए कि ये वेरिएबल जिसका नाम ये दिया गया है वो किस तरह के मेमोरी एड्रेस को रेफर कर सकता है। उसी तरह के डेटा टाइप को रेफर करने के लिए फिर उस वेरिएबल को यूज किया जाता है। आइए अब देखते हैं कि वेरिएबल्स जावा में कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन जावा। बेस्ड अपॉन द पर्पस, स्कोप एंड पोजीशन ऑफ डिक्लेरेशन, ऑल वेरिएबल्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। यानी कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने की पोजीशन क्या है, वेरिएबल्स का स्कोप क्या है और किसी वेरिएबल का पर्पस क्या है, इन तीन चीजों के आधार पर सारे वेरिएबल्स को तीन तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। आइए देखते हैं क्या है वो कैटेगरीज। तो फर्स्ट कैटेगरी है इंस्टेंस वेरिएबल्स, सेकंड कैटेगरी है स्टैटिक वेरिएबल्स और थर्ड कैटेगरी है लोकल वेरिएबल्स। यानी कि हमारी जावा प्रोग्रामिंग में टोटल जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो ये तीन तरह के ही हो सकते हैं। या तो कोई वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल हो सकता है या स्टैटिक वेरिएबल या फिर लोकल वेरिएबल। ये तीन तरह के वेरिएबल हमारी जावा प्रोग्रामिंग में होते हैं। आइए अब देखते हैं इनको डिटेल में वन बाई वन। तो फर्स्ट है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल्स। आइए जानते हैं क्या होते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स। इफ अ वेरिएबल कंटेन्स डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट इंस्टेंसेस, सच टाइप ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। आइए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए हमारे पास स्टूडेंट नाम का एक क्लास है और उस क्लास के हमने तीन या चार या पांच अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। ऑब्जेक्ट्स को इंस्टेंसेस भी कहते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट इंस्टेंस लिखा है इसका मतलब है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट इंस्टेंस बनाए हैं अपने स्टूडेंट क्लास के, मान लीजिए स्टूडेंट क्लास के अंदर है स्टूडेंट का नाम, उनका रोल नंबर और उनका एड्रेस। तो मान लीजिए कि हमारा फर्स्ट स्टूडेंट है राम, सेकंड स्टूडेंट है श्याम और थर्ड स्टूडेंट है सुरेश। ठीक है। तो अब इसमें से नाम है, रोल नंबर है और एड्रेस है। अब क्या इनमें से कोई चीज ऐसी है जो हर हाल में दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए इनकी वैल्यू सेम ही रहने वाली है? क्या किन्हीं भी दो अलग अलग स्टूडेंट का नाम हमेशा सेम रह सकता है? नहीं, जरूरी नहीं है, अलग अलग भी हो सकता है। क्या दो अलग अलग स्टूडेंट्स का रोल नंबर सेम हो सकता है? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं हो सकता है।
क्या दो अलग स्टूडेंट्स का एड्रेस हमेशा सेम रह सकता है? हमेशा सेम नहीं रह सकता है एड्रेस। बाई चांस है कि दो स्टूडेंट एक ही एड्रेस पर रहते हों तो कभी कभी हो सकता है कि एड्रेस सेम हो, लेकिन ये हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा ही नाम भी किन्हीं भी दो स्टूडेंट का नाम एक जैसा हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है कि दो स्टूडेंट हो जिनका नाम सुरेश चंद्रा हो, लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं है, ये बाई चांस हो सकता है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये ऐसी हैं जो अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए जिनकी वैल्यू अलग अलग ही रहने वाली है। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज को होल्ड करने के लिए हमें इंस्टेंस वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है। आइए देखते हैं अपना अगला एग्जाम्पल। यहाँ हमने एक एम्प्लॉय क्लास लिया है। एम्प्लॉय क्लास के अंदर आप देखिए क्या क्या फील्ड्स या प्रॉपर्टीज हैं। एम्प्लॉय का नाम है, एम्प्लॉय की आईडी है, उसका डेजिग्नेशन है, एम्प्लॉयर नेम है, एम्प्लॉय की फोटो है। तो एम्प्लॉय का नाम क्या हमेशा दो अलग अलग एम्प्लॉय का नाम एक जैसा हो सकता है? कोई जरूरी नहीं है। बाई चांस हो सकता है, लेकिन हमेशा एक जैसा रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। एम्प्लॉय की आईडी भी एक जैसी नहीं होगी। उनका डेजिग्नेशन एक जैसा हो सकता है। हो सकता है सीनियर एनालिस्ट दो हों, लेकिन हर दो एम्प्लॉयज के लिए उनका डेजिग्नेशन एक जैसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। कोई मैनेजर भी हो सकता है, कोई सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है। इसी प्रकार से दो अलग अलग एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर नेम भी एक जैसा हो कभी जरूरी नहीं है। अगर हम एक ही कंपनी की बात कर रहे हैं उसमें तो एम्प्लॉयर नेम एक जैसा होगा, लेकिन अगर दो एम्प्लॉय दो अलग अलग कंपनी के लिए काम करते हैं तो उनका एम्प्लॉयर नेम भी अलग अलग होगा और उनका फोटो भी ऑब्वियसली अलग अलग होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये सारी ऐसी हैं कि अलग अलग ऑब्जेक्ट इंस्टेंसेस के लिए इनकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी। इसलिए इस तरह की प्रॉपर्टीज की वैल्यू को होल्ड करने के लिए हमें इंस्टेंस वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। Instance variables should be declared within the class directly but outside of any method, block or constructor। तो यहां हमें बताया गया है इंस्टेंस वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का क्या सही तरीका है। इंस्टेंस वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए उन्हें क्लास में डायरेक्टली हमें डिक्लेयर करना होता है, लेकिन ध्यान रहे उन्हें किसी भी मेथड, किसी भी ब्लॉक या किसी भी कंस्ट्रक्टर के अंदर हम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। अगर हम किसी मेथड, ब्लॉक या कंस्ट्रक्टर के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं किसी वेरिएबल को तो वो लोकल वेरिएबल बन जाता है, वो इंस्टेंस वेरिएबल नहीं रह जाता है। आइए देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। यहाँ पर हमने एम्प्लॉय नाम का एक क्लास लिया है जिसको हमने पब्लिक रखा है। इसमें हम देखते हैं हमारे पास नेम, एम्प्लॉय आईडी, डेजिग्नेशन और एम्प्लॉयर नेम, इस तरह की चार अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। इन चारों प्रॉपर्टीज को हमने क्लास के अंदर डायरेक्टली डिक्लेयर किया है और चारों प्रॉपर्टी स्ट्रिंग टाइप की ली हैं हमने, इसलिए क्योंकि हमें इन प्रॉपर्टीज को इंस्टेंस वेरिएबल के तौर पर डिक्लेयर करना था, इसलिए इनको क्लास के अंदर डायरेक्टली डिक्लेयर किया गया है, किसी भी मेथड के अंदर डिक्लेयर नहीं किया गया है। आप देखते हैं यहाँ पर कमेंट में लिखा है गेटर्स एंड सेटर्स, यानी कि इन सारी प्रॉपर्टीज के गेटर सेटर्स बनाए जाएंगे। टू स्ट्रिंग, हैश कोड और दूसरे जो मेथड्स, यूजफुल मेथड्स जरूरी होंगे वो इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर लिखे जाएंगे, लेकिन क्योंकि ये इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं इसलिए इनको एम्प्लॉय क्लास के अंदर डायरेक्टली डिक्लेयर किया गया है। आइए अब आगे देखते हैं। For every object, a separate copy of instance variable will be created। ये बहुत जरूरी और ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हमने अभी पहले डिस्कस किया कि इंस्टेंस वेरिएबल इस तरह के वेरिएबल्स होते हैं, वो इस तरह की प्रॉपर्टीज को के लिए बनाए जाते हैं जिनमें किन्हीं भी दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू अलग अलग रहेगी। यानी कि अगर मैंने एक ही क्लास के 5 ऑब्जेक्ट बनाए तो पांचों ऑब्जेक्ट में जो अपनी अपनी वैल्यू है वो अलग अलग रहेगी, और यही कारण है कि हर ऑब्जेक्ट के लिए इंस्टेंस वेरिएबल की एक अलग कॉपी बनती है जो कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होती है। क्योंकि अलग अलग वैल्यू मेंटेन करनी है इसलिए अलग अलग कॉपी की जरूरत पड़ेगी इंस्टेंस वेरिएबल के। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। यहाँ पर हमने एम्प्लॉय क्लास के दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। एक ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है जिसका नाम है emp1 और दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका नाम है emp2। यहाँ जो एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट दो बनाए हैं इनको बनाने के लिए जो वैल्यूज ली हैं वो भी अलग अलग हैं, नेम अलग अलग है, एम्प्लॉय आईडी अलग अलग है, उनका डेजिग्नेशन भी अलग है और उनके एम्प्लॉयर का नाम भी अलग अलग है। अब जैसा कि हम जानते हैं ऑब्जेक्ट्स के लिए जो मेमोरी का एलोकेशन होता है वो जेवीएम हीप मेमोरी में होता है। जेवीएम के अंदर जो हीप मेमोरी होती है उसमें ऑब्जेक्ट के लिए स्पेस एलोकेट होता है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2 दोनों के लिए ये सर्किल में हमें जो दिख रहा है ये हमारा मान लेते हैं
कि मेमोरी एलोकेशन हुआ है। तो हम देखते हैं नेम नाम का जो वेरिएबल है उसकी दो सेपरेट कॉपी बनी है। एक कॉपी उसकी बनी है एम्प्लॉय वन ऑब्जेक्ट के अंदर, जिसमें उसने खुद की एम्प्लॉय वन की वैल्यू एंड्रयू को मेंटेन किया है, और दूसरी कॉपी नेम नाम के वेरिएबल की बनी है एम्प्लॉय टू ऑब्जेक्ट के अंदर, जिसमें उसने एम्प्लॉय टू का जो नाम है पॉल उसकी वैल्यू को मेंटेन किया है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि एम्प्लॉय आईडी, डेजिग्नेशन और एम्प्लॉयर नेम सभी वेरिएबल्स के लिए, क्योंकि सभी इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, इनके लिए अलग अलग सेपरेट कॉपी बनती है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में। तो सेपरेट कॉपी मेंटेन हुई है ऑब्जेक्ट्स के अंदर। और ये ऑब्जेक्ट्स कहाँ बनते हैं? ऑब्जेक्ट्स बनते हैं जेवीएम की हीप मेमोरी में। तो हीप मेमोरी में एम्प्लॉय वन ऑब्जेक्ट और एम्प्लॉय टू ऑब्जेक्ट, दो अलग अलग कॉपी सारे ही इंस्टेंस वेरिएबल की मेंटेन की हुई हैं। आइए अब आगे जानते हैं। Instance variables are bound to object instances. Hence, the scope of an instance variable is same as the scope of the object. जैसा कि हमने अभी पीछे डिस्कस किया कि इंस्टेंस वेरिएबल्स जो होते हैं उनके लिए मेमोरी कहाँ एलोकेट होती है? ऑब्जेक्ट इंस्टेंसेस के अंदर जेबीएम हीप में मेमोरी एलोकेट होती है। इसका मतलब जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट इंस्टेंसेस से ही बाउंड होते हैं, और इसलिए उनका स्कोप भी उतना ही होता है जितना कि ऑब्जेक्ट का स्कोप होता है। दैट मीन्स, क्या मतलब है इसका? दैट मीन्स इंस्टेंस वेरिएबल्स आर क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड डिस्ट्रॉय एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन। इसका मतलब होता है कि इंस्टेंस वेरिएबल जब भी ऑब्जेक्ट बनता है तभी क्रिएट होते हैं उसी मेमोरी एलोकेशन के अंदर जो कि ऑब्जेक्ट के लिए दी गई है, और जैसे ही वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है इंस्टेंस वेरिएबल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्ट होने के बाद इंस्टेंस वेरिएबल नहीं बचते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें हमने कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट लिखे हैं जिससे कि अलग अलग स्कोप को दर्शाया गया है। यानी कि इफ कंडीशन के अंदर लिखा है सम कंडीशन। सम कंडीशन का मतलब अगर ये एक पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो कंट्रोल इस इफ स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा, और इसका स्कोप कहाँ से कहाँ तक है? ओपन ऑफ करली ब्रेसेस से लेकर ये क्लोजिंग ऑफ करली ब्रेसेस तक इस इफ स्टेटमेंट का स्कोप है। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो कंट्रोल हमारा एल्स पार्ट में जाएगा जहां पर सम अदर कोड एग्जीक्यूट होगा। तो यहां पर अगर इफ कंडीशन के अंदर कंट्रोल आता है तो emp1 नाम का एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और जैसे ही ये एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये एम्प्लॉय नेम पॉल, उसका एम्प्लॉय आईडी, उसका डेजिग्नेशन और उसके एम्प्लॉयर का नेम, ये अलग अलग इंस्टेंस वेरिएबल्स जो हैं चारों, ये भी क्रिएट हो जाएंगे। और जैसे ही ये स्कोप खत्म होगा, यानी कि जैसे ही ये इफ ब्लॉक पूरा होगा उससे ठीक पहले, क्योंकि ये यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल की तरह है एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट हमारा, तो इसका स्कोप केवल इस ब्लॉक के अंदर ही है। जैसे ही ये ब्लॉक खत्म होगा ये एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और जैसे ही ये एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा उसी समय उसी के साथ ही ये इंस्टेंस वेरिएबल भी डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे। यानी इस करली ब्रेसेस के बाद अगर यहाँ कहीं भी हम और किसी भी जगह इन इंस्टेंस वेरिएबल्स को एक्सेस करना चाहें तो हम नहीं कर सकते हैं। अब इसको दिखाया गया है यहाँ पर कि एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हुआ जैसे ही इफ कंडीशन के अंदर कंट्रोल आया, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, और जैसे ही ये ब्लॉक पूरा हुआ एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया, और जो emp नाम का वेरिएबल था वो नल को पॉइंट करने लगा, यानी कि उसमें कोई वैल्यू नहीं रह गई। चलिए आगे जानते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल्स कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम स्टैटिक एरिया डायरेक्टली। यानी कि इंस्टेंस वेरिएबल्स को हम स्टैटिक एरिया से डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इन स्टैटिक एरिया वी शुड यूज ऑब्जेक्ट रेफरेंस टू एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल। अगर हम किसी स्टैटिक एरिया में हैं, जैसे अगर हम किसी स्टैटिक मेथड के अंदर हैं या किसी स्टैटिक ब्लॉक में हैं, तो हम इंस्टेंस वेरिएबल्स को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें उस ऑब्जेक्ट रेफरेंस के थ्रू ही इंस्टेंस वेरिएबल्स को यूज करना पड़ेगा जिस ऑब्जेक्ट का ये इंस्टेंस वेरिएबल हिस्सा है। आइए इसको देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। यहाँ पर हमने एक एम्प्लॉय नाम का क्लास लिया है जिसमें नेम, एम्प्लॉय आईडी, डेजिग्नेशन, एम्प्लॉयर नेम, ये चारों ही इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। ये हमारा पुराना एग्जांपल है पिछला। यहाँ पर नया क्या है, हमने एक स्टैटिक मेथड यहाँ पर ले लिया है। मेथड का नाम रखा है प्रिंट विश मैसेज, यानी ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करता, वाइड रिटर्न टाइप है, यानी कुछ रिटर्न नहीं करता, कुछ भी नहीं करता है ये, बस ये विश मैसेज को प्रिंट करता है। यहाँ पर हम
प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं हेलो, और जो भी नाम है एम्प्लॉय का वो हेलो प्लस नेम। तो यहाँ पर देखिए कि ये नेम जो है वो एक इंस्टेंस वेरिएबल है, और हम कहाँ हैं इस समय, जो कंट्रोल है वो स्टैटिक मेथड के अंदर है, यानी कि हम स्टैटिक मेथड के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है। ये एक गलत तरीका है, और इसीलिए अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें ये कंपाइल टाइम पर एक एरर देगा कि ये ऐसा अलाउड नहीं है। तो इसका सही तरीका क्या है, आइए जानते हैं इसका सही तरीका। इसका सही तरीका ये है कि हम इस स्टैटिक मेथड के अंदर, अगर हमें ये नेम नाम का वेरिएबल यूज करना है, तो क्योंकि नेम जो है एक इंस्टेंस वेरिएबल है, इसको ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से ही यूज कर सकते हैं। अब लेकिन हमें पता नहीं है रन टाइम पे कौन सा ऑब्जेक्ट बनेगा, उसका क्या नाम होगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिस जो कीवर्ड है वो हमेशा करंट ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस को रेफर करता है। तो दिस डॉट नेम का मतलब हो गया कि जो करंट ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस है उसके थ्रू हम इसको एक्सेस कर रहे हैं नाम नेम नाम के इंस्टेंस वेरिएबल को। तो ये एक सही तरीका है इसको एक्सेस करने का। यानी कि जो हमने यहाँ पर लिखा उसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं, फिर से आपको समझाते हैं कि स्टैटिक एरिया के अंदर हमें अगर इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करना है तो हम उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, उसको ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं, जिस किसी भी ऑब्जेक्ट में का वो हिस्सा है। तो क्योंकि यहाँ पर हमें पता नहीं रन टाइम पे क्या ऑब्जेक्ट बनेगा, उस ऑब्जेक्ट का क्या नाम दिया जाएगा, कुछ भी नाम दिया जा सकता है, तो एक अच्छा तरीका है दिस कीवर्ड को यूज करने का, क्योंकि दिस कीवर्ड जो है वो करंटली जो भी हमारा ऑब्जेक्ट इंस्टेंस है इस क्लास का उसको रेफर करता है, और उसके थ्रू हमने नेम नाम के इंस्टेंस वेरिएबल को यहाँ रेफर किया है। तो उस ऑब्जेक्ट के नेम की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ आ जाएगी और वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे अगर उस ऑब्जेक्ट में हमने नाम लिया होगा, मान लीजिए श्याम, तो यहाँ आ जाएगा हेलो श्याम। तो ये एक सही तरीका है। इन इंस्टेंस एरिया वी कैन डायरेक्टली एक्सेस और यूज इंस्टेंस वेरिएबल्स। यानी कि जो इंस्टेंस एरिया होते हैं वहां पर हमें ये दिस या किसी भी ऑब्जेक्ट रेफरेंस का यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर हम कर लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम डायरेक्टली भी इंस्टेंस वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं अपने एग्जाम्पल में। पिछला ही एग्जाम्पल लिया है, बस अंतर यह है कि यहाँ पर जो मेथड लिया है वो स्टैटिक मेथड नहीं है, क्योंकि यहाँ स्टैटिक कीवर्ड हमने नहीं यूज किया है, ये एक इंस्टेंस मेथड है। और हम यहाँ पर प्रिंट करना चाह रहे हैं दोबारा से नाम को, और क्योंकि हम यहाँ नेम प्रिंट कर रहे हैं हम इसको डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इंस्टेंस मेथड है। इंस्टेंस मेथड के अंदर जैसे हमने यहाँ देखा, वी कैन डायरेक्टली एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल्स इनसाइड ए इंस्टेंस मेथड। क्योंकि इंस्टेंस मेथड को कभी भी डायरेक्टली क्लास नेम से या वैसे डायरेक्टली हम कभी भी एक्सेस या कॉल नहीं कर सकते। इस इंस्टेंस मेथड को जब भी कॉल किया जाएगा किसी ना किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के रेफरेंस पे ही कॉल किया जाएगा, इसलिए हम इंस्टेंस वेरिएबल्स को इंस्टेंस मेथड के अंदर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। आइए अब आगे जानते हैं इसके बारे में। एक्सप्लिसिट इनिशियलाइजेशन इज नॉट मैंडेटरी फॉर इंस्टेंस वेरिएबल्स। यानी कि इंस्टेंस वेरिएबल को हमें एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं होती है। इफ वी डू नॉट इनिशियलाइज, जेवीएम प्रोवाइड्स डिफॉल्ट वैल्यूज टू इंस्टेंस वेरिएबल्स। अगर हम इनिशियलाइज नहीं भी करते हैं तो जेवीएम जो है अपनी तरफ से डिफॉल्ट वैल्यूज जो भी होती हैं उनको इंस्टेंस वेरिएबल को खुद से उसे असाइन कर देता है। आइए अब देखते हैं क्या डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग, ये चार जो डेटा टाइप्स हैं जो कि इंट फैमिली के अंदर आते हैं, इनकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। यानी कि बाइट, शॉर्ट, इंट या लॉन्ग किसी भी टाइप के इंस्टेंस वेरिएबल को अगर हम किसी क्लास में लेते हैं और उसे कोई वैल्यू अगर हम असाइन नहीं करते हैं तो जेवीएम जो है उसे बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यू असाइन कर देगा। नेक्स्ट देखते हैं हम फ्लोट और डबल टाइप के डेटा टाइप के लिए जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो है 0.0। इसी तरह से बूलियन के लिए फॉल्स, कैर के लिए नल कैरेक्टर और स्ट्रिंग के लिए नल वैल्यू, ये डिफॉल्ट वैल्यूज हैं जिन्हें जेबीएम खुद ब खुद इंस्टेंस वेरिएबल्स को असाइन कर देगा। शर्त यह है कि अगर हमने इंस्टेंस वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय अगर उसे कोई भी वैल्यू हमने असाइन नहीं की है तो। आइए अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इसी तरह के डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन पर। यहाँ पर हमने एक क्लास लिया है जिसका नाम हमने डेमो रखा है। इसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंस वेरिएबल्स लिए हैं और जानबूझकर हमने कुछ इंस्टेंस वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन नहीं की है, जबकि कुछ दूसरे इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं जिनको हमने वैल्यू असाइन कर दी है। फॉर एग्जाम्पल, पहला ही इंस्टेंस वेरिएबल है एज नाम का और जिसका डेटा टाइप है इंट।
आइए देखते हैं इसको क्या वैल्यू जेवीएम देगा। जेवीएम ने इसको डिफॉल्ट वैल्यू 0 असाइन की है। क्योंकि हमने नंबर नाम के इंस्टेंस वेरिएबल को खुद से एक वैल्यू असाइन कर रखी है जो कि है 3, इसलिए जेवीएम इसे कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू असाइन नहीं करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अमाउंट नाम का इंस्टेंस वेरिएबल है जिसको हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की है। अमाउंट का जो डेटा टाइप है वो है लॉन्ग, इसलिए इसको भी 0 वैल्यू असाइन होगी। इसी तरह से रेट नाम का जो डेटा टाइप है उसका फ्लोट है, और फ्लोट डेटा टाइप के लिए जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो है 0.0, तो जेबीएम इसको 0.0 डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करेगा। लेकिन यहाँ परसेंटेज अगर देखें वो भी फ्लोट टाइप का डेटा टाइप है और वो भी एक इंस्टेंस वेरिएबल है, लेकिन क्योंकि हमने इसे खुद से एक वैल्यू 96.25 असाइन कर दी है, इसलिए जेबीएम इसे कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करेगा। अब आगे देखते हैं एड्रेस नाम का एक और इंस्टेंस वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए अगर पिछली स्लाइड से आपको याद हो, स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए जो डिफॉल्ट वैल्यू जेवीएम असाइन करता है वो है नल, तो यहां पर एड्रेस को नल वैल्यू असाइन हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट डेटा टाइप देखें तो नेम नाम का जो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है उसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग, और इसमें क्योंकि हमने डिफॉल्ट वैल्यू शैलेश पहले से असाइन कर रखी है, इसलिए इसको कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू जेवीएम असाइन करने वाला नहीं है। जेवीएम कब डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करता है, ध्यान रहे, जब हम डेटा टाइप के साथ इंस्टेंस वेरिएबल को डिक्लेयर तो करते हैं लेकिन उसे कोई भी वैल्यू नहीं असाइन करते हैं, तब जेवीएम डेटा टाइप को देखकर उस डेटा टाइप के अकॉर्डिंग उस वेरिएबल को एक डिफॉल्ट वैल्यू खुद से असाइन कर देता है। और ऐसे ही हम देखते हैं बूलियन टाइप का जो इंस्टेंस वेरिएबल है जिसका नाम है एक्टिव, उसको ये डिफॉल्ट वैल्यू देगा फॉल्स। और क्योंकि नेक्स्ट बूलियन टाइप का इंस्टेंस वेरिएबल है जिसका नाम है अवेलेबल, इसको हमने खुद से एक वैल्यू असाइन कर रखी है ट्रू, इसलिए इसको कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू जेवीएम की तरफ से असाइन नहीं की जाएगी। तो ये था डिटेल्ड डिस्कशन इंस्टेंस वेरिएबल्स के बारे में। आइए अब जानते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में। If the value of a variable is same for all the objects of a class, such variables should be declared as static variable. अगर किसी वेरिएबल के लिए किसी भी क्लास के सारे ऑब्जेक्ट इंस्टेंस में वैल्यू सेम रहने वाली है, तो इस तरह के वेरिएबल को हम स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। इसका रीजन एक ये भी है क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल के लिए एक सिंगल कॉपी उस वेरिएबल की मेंटेन रहती है क्लास लेवल पर। उसी सिंगल कॉपी को सारे ऑब्जेक्ट शेयर करते हैं। अब क्योंकि हम खुद बोल रहे हैं कि हमारे इस वेरिएबल के लिए वैल्यू बदलेगी ही नहीं, हम कितने भी ऑब्जेक्ट बना लें उस क्लास के, मान लीजिए मेरा स्टूडेंट क्लास है और स्टूडेंट क्लास के हम 75 ऑब्जेक्ट बना लें, 150 ऑब्जेक्ट बना लें, 200 ऑब्जेक्ट बना लें, सभी के लिए अगर उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू सेम रहने वाली है, तो इस बात का कोई सेंस ही नहीं बनता है कि हम हर ऑब्जेक्ट में उसकी अलग अलग कॉपी को मेंटेन करें, क्योंकि उसकी वैल्यू तो सेम रहने वाली है। तो बेटर ये रहेगा कि उस वेरिएबल के लिए एक सिंगल कॉपी बन जाए क्लास लेवल पर और उसी कॉपी को सारे ऑब्जेक्ट शेयर कर लें। तो इस तरह के वेरिएबल को हम स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं। और स्टैटिक वेरिएबल का यूज तभी किया जाता है जब हमें पता होता है पहले से बिफोर हैंड कि इस वेरिएबल के थ्रू हम जिस वैल्यू को होल्ड करने जा रहे हैं या जिस वैल्यू को हम रेफर करने जा रहे हैं वो वैल्यू कभी भी चेंज होने वाली नहीं है, सेम रहेगी। और चेंज हुई भी अगर, तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सब के लिए किसी भी समय एक जैसी ही रहेगी। तो उस तरह के वेरिएबल को स्टैटिक वेरिएबल के तौर पर डिक्लेयर करना होता है। आइए आगे जानते हैं इसके बारे में। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। एग्जाम्पल में हमने कुछ प्रॉपर्टीज ली हैं। पहली प्रॉपर्टी है नेम, यानी कि अलग अलग स्टूडेंट्स का नेम है। रोल नंबर, स्टूडेंट्स का रोल नंबर है। मार्क्स ऑब्टेन्ड,
यानी कि स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए वो हैं, और मैक्सिमम मार्क्स यानी कि टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो हैं, और जो ग्रेड मिली है स्टूडेंट्स को वो है। तो हम यहाँ देखते हैं सैम नाम का एक स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर 121 है, उसने 450 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। आउट ऑफ मैक्सिमम 500 मार्क्स ग्रेड उसको बी मिली है। इसी तरह से जैक और एलेक्स की भी डिटेल्स यहाँ पर मौजूद हैं। एक चीज अगर आप नोटिस करें तो आप पाएंगे कि बाकी सारी प्रॉपर्टीज की वैल्यूज तो चेंज हो रही हैं, लेकिन जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो हमेशा 500 ही रहने वाले हैं। अगर हम यहाँ 20 और ऐसे स्टूडेंट्स का डेटा भी ऐड कर दें, तब भी इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 500 ही रहेंगे। अब हम देखते हैं, क्योंकि ये 500 जो मैक्सिमम मार्क्स है इसकी वैल्यू 500 ही रहने वाली है, जितने भी ऑब्जेक्ट हम बना लें उनके लिए ये वैल्यू सेम रहेगी, कभी बदलने वाली नहीं है। तो इस वेरिएबल की डुप्लीकेट कॉपी अलग अलग ऑब्जेक्ट में रखने का क्या सेंस बनता है फिर? इससे बेटर ये ना हो कि हम एक इसकी कॉमन कॉपी रखें जो कि शेयर कर दी जाए सारे ऑब्जेक्ट्स में? और यही किया गया है जावा में जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया है स्टैटिक वेरिएबल्स को। तो स्टैटिक वेरिएबल्स, इस तरह के वेरिएबल को हम स्टैटिक वेरिएबल के तौर पर डिक्लेयर करेंगे। और स्टैटिक वेरिएबल्स में क्लास लेवल पर एक सिंगल कॉपी बनती है, यानी ध्यान रहे आपको कि स्टैटिक वेरिएबल्स के लिए जो मेमोरी एलोकेट होगी वो जहां क्लास के लिए मेमोरी एलोकेट होती है उसमें एलोकेट होगी, ना कि हीप मेमोरी में। हीप मेमोरी में ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, और ऑब्जेक्ट्स में मेमोरी एलोकेट होगी इंस्टेंस वेरिएबल्स को, ना कि स्टैटिक वेरिएबल्स को। ठीक है, आइए आगे इसको और डिटेल में जानते हैं। A static variable is also known as class variable और class level variable। मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया था कि क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल के लिए मेमोरी का एलोकेशन क्लास लेवल पर होता है, इसलिए स्टैटिक वेरिएबल्स को क्लास वेरिएबल या क्लास लेवल वेरिएबल भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्टैटिक वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड एज क्लास लेवल विद द स्टैटिक मॉडिफायर आउटसाइड ऑफ एनी मेथड ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर। यानी कि हमें अगर किसी वेरिएबल को एज ए स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा तो हम कैसे करेंगे? हम स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं डायरेक्टली किसी क्लास के अंदर स्टैटिक मॉडिफायर के साथ में, लेकिन ध्यान रहे ये डिक्लेरेशन किसी भी मेथड में, किसी भी ब्लॉक में या किसी भी कंस्ट्रक्टर में नहीं होनी चाहिए। स्टैटिक वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं डायरेक्टली क्लास के अंदर, लेकिन मेथड, ब्लॉक या कंस्ट्रक्टर के बाहर। और जब इसको डिक्लेयर करेंगे तो स्टैटिक मॉडिफायर साथ में यूज करेंगे बताने के लिए कि ये एक स्टैटिक वेरिएबल है। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। यहाँ पर हमने स्टूडेंट नाम का क्लास लिया है। यहाँ पर आप देखेंगे नेम, रोल नंबर, मार्क्स ऑब्टेन्ड और ग्रेड, ये चारों जो प्रॉपर्टीज हैं ये इंस्टेंस वेरिएबल की तरह हमने डिक्लेयर की हैं। क्लास के अंदर डायरेक्टली डिक्लेयर है, किसी मेथड, ब्लॉक या कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं है। लेकिन अगर आप मैक्सिमम मार्क्स नाम की प्रॉपर्टी की तरफ देखेंगे तो ये हमने स्टैटिक कीवर्ड के साथ यानी कि स्टैटिक मॉडिफायर के साथ में डिक्लेयर की है। इस तरह से ये मैक्सिमम मार्क्स एक स्टैटिक प्रॉपर्टी या स्टैटिक फील्ड बन जाती है, और हमने साथ ही साथ इसको एक वैल्यू भी, इनिशियल वैल्यू भी असाइन कर दी है 500। अगर हम ये इनिशियल वैल्यू इसको असाइन नहीं करते तो जेबीएम इसको एक डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर देता, क्योंकि ये इंट टाइप की है इसको डिफॉल्ट वैल्यू 0 असाइन होती। अब होगा क्या, क्योंकि हमने इसको स्टैटिक मॉडिफायर के साथ में डिक्लेयर किया है, ये एक स्टैटिक वेरिएबल है, इसलिए इसकी अलग अलग कॉपी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के अंदर नहीं बनेगी, एक सिंगल कॉपी क्लास लेवल पे भी बनेगी, और वो सिंगल कॉपी की वैल्यू 500 होगी, और वही कॉपी सारे ऑब्जेक्ट्स शेयर करेंगे। यानी जो भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करें उसके लिए मैक्सिमम मार्क्स की वैल्यू 500 ही होने वाली है, जब तक कि हम इसको चेंज ना करें अपने प्रोग्राम में। आइए स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में और डिटेल में बात करते हैं। Static variables are associated with the class itself rather than any instance or object of the class। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं, फिर से एक बार आपको मैं समझा देता हूँ कि static variables है वो क्लास से ही एसोसिएट होते हैं, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस से एसोसिएट नहीं होते हैं। For static variables, a single copy of the variable is created and shared among all instances of the class। आइए इसको अब एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। यहाँ पर हमने स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 3 नाम से 3 स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया है। आप देख सकते हैं इनके नेम, रोल नंबर, मार्क्स ऑब्टेन्ड और ग्रेड अलग अलग हैं। लेकिन क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स जो थे वो वेरिएबल हमने स्टैटिक लिया है, तो वो जो वेरिएबल है वो क्लास लेवल पर हमने स्टैटिक वेरिएबल लिया है, इसीलिए उस वेरिएबल
के लिए जो मेमोरी एलोकेशन होगा वो इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर नहीं होगा, यानी कि सेपरेट सेपरेट कॉपी इस मैक्सिमम मार्क्स नाम के स्टैटिक वेरिएबल की नहीं बनेगी, बल्कि क्लास लेवल पर एक सिंगल कॉपी बन जाएगी। और इसी सिंगल कॉपी को तीनों हमारे जो ऑब्जेक्ट इंस्टेंस है वो शेयर करेंगे, या तीनों हमारे ऑब्जेक्ट इंस्टेंस इसी सिंगल कॉपी को रेफर करेंगे। तो इस तरह से स्टैटिक वेरिएबल्स में एक सिंगल कॉपी क्लास लेवल पर बनती है, जिसको सारे ऑब्जेक्ट्स शेयर करते हैं, और सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर जो हमारे स्टैटिक वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू सेम रहती है। एक बात यहां पर और ऐड करना चाहता हूं मैं कि अगर किसी भी एक ऑब्जेक्ट इंस्टेंस के थ्रू अगर हमने ये स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू को कुछ भी चेंज किया, मान लीजिए इसके थ्रू हमने कहीं भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान इस वैल्यू 500 को 600 कर दिया, तो बाकी ऑब्जेक्ट इंस्टेंसेस से भी वो वैल्यू 600 ही दिखेगी। यानी कोई भी एक ऑब्जेक्ट इंस्टेंस अगर इस स्टैटिक वेरिएबल में कोई भी चेंज करेगा तो वो चेंज बाकी सारे ऑब्जेक्ट इंस्टेंसेस को भी दिखेगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि क्योंकि इस स्टैटिक वेरिएबल की केवल एक सिंगल कॉपी है, और वही सिंगल कॉपी सारे ऑब्जेक्ट के इंस्टेंसेस शेयर कर रहे हैं, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इसमें चेंज करेगा वो चेंज बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स को भी दिखेगा वैसा ही। Static variables are created at the time of class loading and destroyed at the time of class unloading. Hence, the scope of a static variable is same as the scope of its class. इसका मतलब क्या है? अब क्योंकि हमने बताया कि स्टैटिक वेरिएबल्स के लिए जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो वहां होता है जहां पर क्लास के लिए मेमोरी एलोकेशन होता है। इसका मतलब कि क्लास लेवल पर जब क्लास की लोडिंग होगी तभी क्लास लेवल के लिए मेमोरी एलोकेशन होगा, और उसी समय में हमारा स्टैटिक वेरिएबल भी बन जाता है। तो इसका मतलब एज सुन एज क्लास लोडिंग कंप्लीट होती है हमारी, उसी समय में हमारा स्टैटिक वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेशन भी कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जैसे ही क्लास अनलोड होता है, यानी कि हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया और इस पर्टिकुलर क्लास की अब हमारे मेन मेमोरी के एग्जीक्यूशन में कोई ज़रूरत नहीं है, उस समय में क्लास की अनलोडिंग होती है, और जैसे ही क्लास की अनलोडिंग होती है उसी समय में हमारा स्टैटिक वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस तरह से हमारे किसी भी स्टैटिक वेरिएबल का जो स्कोप होता है उसका स्कोप सेम वही होता है जो कि क्लास का स्कोप हो, क्योंकि ये क्लास के साथ ही क्रिएट होता है और क्लास के अनलोड होने के साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। In case of instance variable, if we change instance variable of an object, this change would not be reflected for other objects because every object has its own copy of instance variable. तो यहाँ पर क्या कहने की कोशिश की जा रही है कि इंस्टेंस वेरिएबल के केस में क्या होता है कि अगर किसी मान लीजिए हमने किसी क्लास के 5 ऑब्जेक्ट बनाए और उन 5 ऑब्जेक्ट में से किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए हमने किसी इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दी, तो वो वैल्यू केवल उसी एक ऑब्जेक्ट के लिए चेंज होगी, बाकी के चारों की अपनी अपनी वैल्यू मेंटेन रहेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल की सेपरेट कॉपी होती है हर ऑब्जेक्ट के पास अपनी, तो वो अगर उसे चेंज भी कर रहा है ना तो वो ऑब्जेक्ट अपनी खुद की कॉपी में चेंज करता है, बाकियों की कॉपी में वो कोई डिस्टरबेंस नहीं कर सकता। इसलिए इंस्टेंस वेरिएबल में अगर कोई चेंज कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट करता है तो वो चेंज उसी ऑब्जेक्ट के लिए दिखेगा, बाकी ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं दिखेगा। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल्स में क्या होता है? इफ वी चेंज वैल्यू ऑफ a static variable, this change will be reflected for all objects because a class level single copy of a static variable is shared across all the objects. क्या मतलब है इसका? इससे पहले भी हमने इसको डिस्कस किया, फिर से एक बार समझ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल की एक सिंगल कॉपी ही बनती है क्लास लेवल पर, और उसी सिंगल कॉपी को सारे ऑब्जेक्ट शेयर करते हैं, तो अगर किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने चेंज कर दिया स्टैटिक वेरिएबल में, तो बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स को भी वो चेंज्ड वैल्यू ही दिखेगी, नई वैल्यू ही दिखेगी, पुरानी वैल्यू नहीं दिखेगी। Explicit initialization is not mandatory for static variables also. If we do not initialize, JVM provides default values to static variables. इसका मतलब है कि static variables के लिए भी explicitly हम कोई वैल्यू इनिशियलाइज करें ही करें ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हम कोई वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं तो वो जो वैल्यू हमने इनिशियलाइज करी है वही वैल्यू वेरिएबल होल्ड करेगा, और अगर हमने कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की किसी स्टैटिक वेरिएबल के लिए, तो जेवीएम उस वेरिएबल के डेटा टाइप के अकॉर्डिंग जो भी डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो डिफॉल्ट वैल्यू उसको इनिशियलाइज कर देगा। अब यहाँ एक बार फिर से हमने दिखाया है यहाँ पर डेटा टाइप क्या है और उनकी डिफॉल्ट वैल्यूज क्या है।
एक बार आप इसको देख लीजिए, हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। सेम ही डिफॉल्ट वैल्यूज जेवीएम मेंटेन करता है डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा टाइप्स के लिए। Static variables are initialized when the class is loaded by the JVM, and they can be accessed directly by the class name without creating an instance of the class। यहाँ पर यह बताया गया है कि स्टैटिक वेरिएबल्स जो होते हैं वो जब क्लास लोड होता है तभी जेवीएम उनकी वैल्यू को भी इनिशियलाइज कर देता है, चाहे वो डिफॉल्ट वैल्यू देनी हो जेवीएम को, चाहे जो वैल्यू हमने उन्हें दी है वो देनी हो। क्योंकि जब क्लास लोड होता है तभी स्टैटिक वेरिएबल के लिए भी मेमोरी एलोकेट हो जाती है उसी एरिया में जहां क्लास के लिए मेमोरी एलोकेट होती है, और जो वैल्यू असाइन की गई है वो वैल्यू भी उनको इनिशियलाइज कर दी जाती है। और एक बात और बताई गई है कि स्टैटिक वेरिएबल जो है वो डायरेक्टली एक्सेस किए जा सकते हैं अपने क्लास के नेम के साथ। हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की भी जरूरत नहीं है, यानी कि विदाउट क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास, यानी कि उस क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बिना ही डायरेक्टली क्लास नेम के साथ भी हम स्टैटिक वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। और ऐसा क्यों हो पा रहा है, सोच के देखिए, कोशिश करिए। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल्स जो है ना वो ऑब्जेक्ट का हिस्सा ही नहीं है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं या नहीं हुए हैं इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। भाई इंस्टेंस वेरिएबल्स थे, उनको मेमोरी एलोकेशन कहाँ हो रहा था, ऑब्जेक्ट्स के अंदर, जेबीएम हीप में, जहां पर ऑब्जेक्ट्स के लिए मेमोरी एलोकेट होती है। तो जब तक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा तब तक इंस्टेंस वेरिएबल ही क्रिएट नहीं होंगे, उनके लिए मेमोरी एलोकेट ही नहीं होगी। यही कारण था कि बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हम इंस्टेंस वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते हैं। यही कारण था कि स्टैटिक एरिया में हम, आपने देखा था दिस कीवर्ड लगाना पड़ा था हमें स्टैटिक एरिया में, यही कारण था इंस्टेंस वेरिएबल्स को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो तभी एग्जिस्टेंस में आएंगे, तभी अस्तित्व में आएंगे जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल का क्या है, ये तो भाई एक सिंगल कॉपी मेंटेन करते हैं क्लास लेवल पर, इनका ऑब्जेक्ट से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्लास नेम के साथ डायरेक्टली स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं हम अपने, स्टैटिक वेरिएबल्स कैन आल्सो बी एक्सेस्ड बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस बट रिकमेंडेड टू एक्सेस बाय क्लास नेम। अब सेकेंड पॉइंट हमारा कह रहा है कि अगर आपको ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू भी यूज करना है ना तब भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड तरीका जो है वो क्लास के नेम के साथ ही यूज करने का है। अब ये भी आपको बता दें कि ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू आप कैसे यूज कर सकते हो। मैंने एक स्टेटमेंट यूज किया था, आपको बताया था कि एक सिंगल कॉपी स्टैटिक वेरिएबल्स के लिए क्लास लेवल पर बनती है और वो सिंगल कॉपी सारे ऑब्जेक्ट शेयर करते हैं, यानी सारे ऑब्जेक्ट रेफर करते हैं उस सिंगल कॉपी को। इसका मतलब कि आप ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू भी उस सिंगल कॉपी को एक्सेस कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है, बताया गया है कि आप ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू भी स्टैटिक वेरिएबल को यूज कर सकते हो और आप डायरेक्टली क्लास के नेम के थ्रू भी यूज कर सकते हो। लेकिन रिकमेंडेड तरीका यह है कि आप क्लास नेम के थ्रू ही स्टैटिक वेरिएबल्स को एक्सेस करें। और ऐसा क्यों बोला गया है, जहां कहीं भी पूरे प्रोग्राम में आप क्लास नेम के थ्रू स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करेंगे तो देखते ही पता लग जाएगा आपके प्रोग्राम को रीड करने वाले को कि ये एक स्टैटिक वेरिएबल है। तो जो रीडेबिलिटी होती है अपने कोड की वो अच्छे से मेंटेन रहेगी। आइए देखते हैं कुछ एक एग्जांपल्स। यहाँ पर हमने स्टूडेंट नाम का एक क्लास लिया है, ये पुराना ही हमारा पिछला एग्जांपल है जिसमें हमने मैक्सिमम मार्क्स नाम का एक इंट टाइप का स्टैटिक वेरिएबल लिया है जिसको हमने 500 वैल्यू असाइन की है। अब हम यहाँ पर एक और एग्जांपल देख रहे हैं, एक और क्लास है स्टूडेंट डेमो नाम का, और इस क्लास में हमने एक मेथड लिया है प्रिंट मार्क्स। ये प्रिंट मार्क्स मेथड क्या कर रहा है, ये एक स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को एज ए इनपुट ले रहा है और उस स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट से ये मैक्सिमम मार्क्स और कितने मार्क्स ऑब्टेन किए इन दोनों को प्रिंट करने की कोशिश कर रहा है। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, ग्रीन कलर से जो मैंने ये हाईलाइट किया है, यहाँ पर हमने स्टूडेंट का जो क्लास है, क्लास नेम के थ्रू ही इसको एक्सेस किया है मैक्सिमम मार्क्स को, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स हमारा क्या है, स्टैटिक फील्ड है, यानी कि स्टैटिक वेरिएबल है ये, ठीक है। तो स्टैटिक वेरिएबल्स को यहाँ पर भी हमने डिस्कस किया, हम क्लास नेम के साथ डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। हम अगर चाहते तो यहाँ पर std डॉट मैक्सिमम मार्क्स भी लिख सकते थे। std यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट टाइप के क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू भी हम ये स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन कायदे का रिकमेंडेड तरीका क्या है कि आप क्लास नेम के साथ ही एक्सेस करें
स्टैटिक वेरिएबल को। तो वही यहाँ पर करके दिखाया गया है। यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स प्रिंट करने के लिए हमने क्लास नेम के साथ मैक्सिमम मार्क्स को एक्सेस किया है, और जो मार्क्स ऑब्टेन की है स्टूडेंट ने, अब आप यहाँ देखें मार्क्स ऑब्टेन्ड एक स्टैटिक वेरिएबल नहीं है, ये एक इंस्टेंस वेरिएबल है। तो इसको हम क्लास नेम के साथ एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट की अलग अलग वैल्यू होंगी, हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग वैल्यू मेंटेन करेगा, और इस इंस्टेंस वेरिएबल्स के लिए जो मेमोरी एलोकेट होगी वो ऑब्जेक्ट के जेबीएम हीप में जो ऑब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर मेमोरी एरिया होता है उसी में एलोकेट होगी। इसका मतलब मार्क्स ऑब्टेन जो है वो अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग होगा। अगर हम यहाँ पर रमेश नाम के स्टूडेंट की डिटेल भेज रहे हैं इस मेथड में, तो वो रमेश के मार्क्स ऑब्टेन फैच करना चाहिए उसको। अगर हम यहाँ सुरेश नाम के स्टूडेंट की डिटेल भेज रहे हैं, तो यहाँ पर उसको सुरेश के मार्क्स ऑब्टेन की डिटेल फैच करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर हमें इसको इंस्टेंस वेरिएबल होने के कारण ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के साथ एक्सेस करना पड़ेगा, जो कि हमने किया है और जो कि ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिखाया कि किस तरह आपको स्टैटिक वेरिएबल एक्सेस करने हैं क्लास नेम के साथ, और किस तरह से इंस्टेंस वेरिएबल एक्सेस करने हैं ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के साथ। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये था कुछ डिटेल डिस्कशन स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में। आइए अब बात करते हैं लोकल वेरिएबल्स की। Variables created inside a method, block or constructor are called local variables। यानी कि जब भी हम कोई वेरिएबल किसी मेथड के अंदर, किसी ब्लॉक के अंदर या किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर क्रिएट करते हैं या डिक्लेयर करते हैं, उस वेरिएबल को हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। लोकल वेरिएबल्स आर also known as stack variables और temporary variables। अब चूंकि ये जो लोकल वेरिएबल्स हैं, हम ये किसी मेथड, ब्लॉक या कंस्ट्रक्टर के अंदर इनको डिक्लेयर कर रहे हैं, यानी कि ये वेरिएबल हमें टेम्परेरली चाहिए। उस मेथड के अंदर कोई ऐसी कैलकुलेशन करनी है हमें, या कुछ ऐसी जरूरत आ पड़ी है, कुछ टेम्परेरी वैल्यू हमें स्टोर या होल्ड करानी है, उसके लिए हमें वेरिएबल की जरूरत पड़ रही है। इसीलिए इस तरह के वेरिएबल को मेथड, ब्लॉक या कंस्ट्रक्टर के अंदर बनाया जाता है, और यही कारण है इन वेरिएबल्स को टेम्परेरी वेरिएबल्स बोला जाता है। टेम्परेरी क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि आपको टाइम बीइंग के लिए जरूरत पड़ गई उस वेरिएबल की। किसी मेथड के अंदर आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, अब कैलकुलेशन है आपकी कॉम्प्लेक्स मान लीजिए, बीच में कुछ आपने कैलकुलेट कर लिया है उसका थोड़ा सा हिस्सा, और कोई आपको बीच का हिस्सा जो कैलकुलेट करने के बाद जो आउटपुट आया है, जो कि पार्शियल आउटपुट है, उसको आपको कहीं होल्ड करके रखना है थोड़ी देर के लिए। तो आप कैसे करेंगे? आपको एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। उस तरह के वेरिएबल जो होते हैं उनको हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। स्टैक वेरिएबल इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको स्टैक वेरिएबल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्टैक वेरिएबल्स? क्योंकि जो लोकल वेरिएबल्स हैं इनको मेमोरी का एलोकेशन स्टैक मेमोरी में होता है। जहां पर मेथड, ब्लॉक या कंस्ट्रक्टर के लिए मेमोरी एलोकेट होती है स्टैक में, वहीं उसी के अंदर इनको भी मेमोरी एलोकेशन होता है, इसलिए इनको स्टैक वेरिएबल्स भी बोलते हैं। Local variables are created during execution of the block in which we declare those and destroyed once the block completes execution। अब इसका मतलब क्या है? हमने मान लीजिए किसी मेथड के अंदर किसी लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर किया, तो जहां पर डिक्लेयर किया वहां से उस वेरिएबल की लाइफ स्पैन स्टार्ट हो गई, यानी कि वहां से वो वेरिएबल स्टार्ट हो गया। लेकिन जैसे ही ये मेथड हमारा खत्म होगा, उसके बाद वो वेरिएबल नहीं बचेगा, लोकल वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो लोकल वेरिएबल का स्कोप क्या होता है? जिस मेथड, जिस ब्लॉक या जिस कंस्ट्रक्टर के अंदर उस वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है, उसके स्कोप के अंदर अंदर ही होता है लोकल वेरिएबल का स्कोप। यानी कि वो ब्लॉक या मेथड या कंस्ट्रक्टर एक बार डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसके बाद या उसके बाहर हम लोकल वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल। यहाँ पर माई डेमो नाम का एक क्लास लिया गया है, एक काउंट नाम का इंस्टेंस वेरिएबल लिया गया है जिसका डेटा टाइप है इंटीजर यानी कि इंट। एक दूसरा मेथड लिया गया है डेमो मेथड, और इस मेथड के अंदर हमने देखिए एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है जिसका डेटा टाइप हमने इंट ही लिया है, लेकिन वेरिएबल का नाम है के, और हमने इसको एक वैल्यू असाइन की है 2, इंट के इक्वल टू 2। तो ये वेरिएबल क्योंकि मेथड के अंदर डिक्लेयर किया गया है, इसलिए ये एक लोकल वेरिएबल होगा। और इस वेरिएबल का स्कोप क्या होगा? डेमो मेथड के अंदर ये वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, तो यहां से ये वेरिएबल हमारा क्रिएट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये डेमो मेथड नाम का
मेथड हमारा एग्जीक्यूशन पूरा करेगा, इस ग्रीन कलर के करली ब्रेसेस की क्लोजिंग के बाद ये के नाम का जो वेरिएबल है ये नहीं रहेगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यानी इस मेथड के बाहर हम इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ये वेरिएबल केवल इस मेथड के अंदर ही नोन रहेगा। तो यहाँ पर के जो है वो एक लोकल वेरिएबल हो गया। Local variables are stored inside a stack assigned to corresponding method block or constructor। यहाँ बताया गया है कि लोकल वेरिएबल्स जो हैं वो स्टैक के अंदर स्टोर होते हैं, और किस एरिया में, किस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं, स्टैक के अंदर उस पर्टिकुलर मेथड ब्लॉक या कंस्ट्रक्टर को जहां भी मेमोरी एलोकेट होती है उसी मेमोरी में ये लोकल वेरिएबल्स भी स्टोर होते हैं। Hence, the scope of a local variable is exactly same as the block in which we declare it। इसका मतलब है लोकल वेरिएबल का स्कोप भी उतना ही होगा जिस ब्लॉक में हमने इसको डिक्लेयर किया है, उसके बाहर नहीं हो सकता है, उससे कम तो हो सकता है। हो सकता है किसी मेथड के अंदर आपने लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर किया, क्रिएट किया, लेकिन मेथड खत्म होने से पहले ही आपको उसकी जरूरत नहीं रही, आपने उसको नलीफाई कर दिया, तो वो वहीं से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यानी कि किसी भी लोकल वेरिएबल का जो स्कोप है वो जिस मेथड या ब्लॉक या कंस्ट्रक्टर में आप उसको डिक्लेयर कर रहे हैं उतना होगा या उससे कम होगा, उसके बाहर नहीं हो सकता है। ये एक और एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पर माई डेमो नाम का सेम क्लास हमने लिया है, काउंट नाम का इंस्टेंस वेरिएबल है, डेमो मेथड नाम का एक मेथड है जिसके अंदर इंट के इज इक्वल टू 2, यहाँ पर के एक लोकल वेरिएबल है, और फ्लोट एम इज इक्वल टू 2.5f, यहाँ फ्लोट टाइप का एम जो है वो भी एक लोकल वेरिएबल है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने दो लोकल वेरिएबल ले रखे हैं, एक का टाइप है इंट और एक का टाइप है फ्लोट। अब यहाँ पर हमने आपको स्टैक दिखाया है, डेमो मेथड फंक्शन स्पेस जो है, यानी कि डेमो मेथड के लिए जो स्टैक में मेमोरी एलोकेशन होगा उसी मेमोरी में, वहीं पर उसी स्पेस में इन लोकल वेरिएबल्स के लिए भी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, और यहाँ पर m इज इक्वल टू 2.5f और k इज इक्वल टू 2, ये दो लोकल वेरिएबल भी यहाँ पर स्टोर रहेंगे।